नेक्स्ट है कि अनुलेखन है या ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में होता है, लेकिन दोनों में अलग अलग होता है। हाँ, प्रोकैरियोटिक में जब सुस्पष्ट केंद्र की नहीं है तो अनुलेखन होगा कोशिका द्रव्य में, और लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसमें केंद्रक होता है तो अनुलेखन भी कहाँ होगा, केंद्रक में। प्रोकैरियोटिक में एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो अनुलेखन को कंप्लीट कर देता है। प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आते हैं। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक में विखंडित जीन नहीं मिलेंगे और इसमें विखंडित जीन मिलेंगे जो कि व्यक्तेक और अव्यक्तेक इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स के रूप में मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक में कोई भी आरएनए प्रसंस्करण या आरएनए प्रोसेसिंग अभिक्रिया नहीं मिलेगी और इसमें आरएनए प्रसंस्करण या आरएनए प्रोसेसिंग अभिक्रिया मिलती है यूकैरियोटिक में। आरएनए प्रोसेसिंग या आरएनए प्रसंस्करण क्या है, तो देखिए डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसको तो बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होगा, यूकैरियोटिक का मतलब है हम ह्यूमंस है, पेड़ पौधे हैं, जो भी मतलब कि और जो भी मतलब एनिमल्स है उन वो सब यूकैरियोटिक्स में आते हैं। तो डीएनए से सीधा एमआरएनए नहीं बनता, डीएनए से पहले एचएनआरएनए बनता है, उसके बाद में उससे एमआरएनए बनता है। तो जब डीएनए के बीच में एचएनआरएनए बना तो एचएनआरएनए से जब एमआरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं अभिक्रिया को आरएनए प्रसंस्करण या आरएनए प्रोसेसिंग। और प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन और अनुवादन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक दूसरे से जुड़े होंगे, यानी कि एमआरएनए पूरा बनने से पहले ही प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण शुरू हो जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक में अनुलेखन और अनुवादन भिन्न भिन्न या अलग अलग होते हैं। चलिए आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं आरएनए प्रोसेसिंग की। तो जैसा बता दिया कि डीएनए से एमआरएनए डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले एचएनआरएनए बनेगा, और जब एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है तो उस अभिक्रिया को जानते हैं हम आरएनए प्रोसेसिंग के नाम से। अगर हम बात करें इसके चरण की तो इसमें क्या होगा, आरएनए प्रोसेसिंग के भी 3 चरण ही होते हैं, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग, आच्छादन, पुच्छन और समबंधन। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में आच्छादन में क्या होगा, इस चरण में एक असाधारण न्यूक्लियोसाइड यानी कि एमजीटीपी एक न्यूक्लियोटाइड आएगा, एक न्यूक्लियोसाइड आएगा एमजीटीपी, जिसका फुल फॉर्म है मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वो एचएनआरएनए के 5' सिरे पर जुड़ जाएगा। और वो एचएनआरएनए के कौन से सिरे पर जुड़ जाएगा, 5' एंड पर। फिर होगा पुच्छन यानी कि टेलिंग। टेलिंग में क्या होगा, इस स्टेप में 200 से 300 एडेनिन ग्रुप्स आएंगे और वो स्वतंत्र रूप से टेम्पलेट के 3' सिरे पर जुड़ जाएंगे। हाँ, 200 से 300 एडेनिन ग्रुप आकर टेम्पलेट के 3' सिरे पर जुड़ जाएंगे। 3' सिरे का मतलब है पूछ पर, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, पुच्छन या टेलिंग। लास्ट स्टेप है अपना स्प्लाइसिंग। इस चरण में क्या होगा, अव्यक्तेक जो एक्सॉन्स है वो अलग हो जाएंगे तथा व्यक्तेक है वो एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं। व्यक्तेक और अव्यक्तेक का मतलब व्यक्तेक होते हैं जो आगे प्रोटीन बनाते हैं और अव्यक्तेक होते हैं जो आगे प्रोटीन नहीं बनाते हैं। और इस प्रकार आरएनए प्रसंस्करण की प्रक्रिया से एचएनआरएनए से क्या बन जाएगा, एमआरएनए। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या कहता है, इस पर एक साइंटिस्ट थे गेमो ने बताया कि 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए 64 कोडॉन उपस्थित होने चाहिए। अब नेक्स्ट अपनी हेडिंग है कोडॉन क्या होते हैं। कोडॉन 3 नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम होता है जो कि विशेष अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं। हाँ, कोडॉन मतलब कि 3 नाइट्रोजन बेस जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, कोडॉन। वेरी इंपॉर्टेंट है जेनेटिक कोडॉन या आनुवंशिक कूट की विशेषताएं। देखिए ये जो है बुक में एज इट इज दी हुई है 6 विशेषताएं, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। तो पहली विशेषता है कि जो जेनेटिक कोड है वो त्रिक होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है, जिसमें 61 है, 61 प्रकूट है वो अमीनो एसिड का कूट लेखन करते हैं, और 3 होते हैं वो कूट लेखन नहीं करते, इसलिए उनको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं, UAA, UAG और UGA। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, हम जैसे जानते हैं उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। नेक्स्ट है एक जो प्रकूट होता है वो केवल एक अमीनो एसिड का कूट लेखन करता है। हाँ, एक आनुवंशिक कूट केवल एक ही अमीनो एसिड का कूट लेखन करता है, इसलिए यहाँ विशिष्ट होते हैं। हाँ, जेनेटिक कोड है वो कैसे होते हैं, विशिष्ट। नेक्स्ट है कुछ अमीनो एसिड्स का कूट लेखन है वो एक से अधिक प्रकूट यानी कि कोड के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये अपहासित या डीजेनरेटिव भी होते हैं। एक कोड है वो एक ही अमीनो एसिड का कोड करेगा, लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स ही ऐसे होते हैं जो जिनकी कोडिंग है वो एक से अधिक प्रकूट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अपहासित।
हाँ, और जो जो कोड होते हैं, जेनेटिक कोड्स, वो mRNA में लगातार पढ़े जाते हैं, इनके बीच में रुके हुए नहीं होते और ना ही बीच में कोई कोमा होता है। और आनुवंशिक कूट है, जो जेनेटिक कोड है, वो लगभग सार्वभौमिक यूनिवर्सल होते हैं, अर्थात जीवाणु से लगाकर मनुष्य में, अगर हम कहीं से छोटे जीव से लगाकर अगर हम बड़े से बड़े जीव के बारे में भी बात कर लें तो वो सेम ही कार्य होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं जीवाणु से मनुष्य में, तो यू यानी कि जो फेनिल एलेनिन है वो कूट लेखन करते हैं। तो यू किसका करते हैं? फेनिल एलेनिन का कोडिंग करते हैं। और लास्ट है AUG, वेरी इंपॉर्टेंट है। AUG के दो फंक्शंस होते हैं। पहली बात तो ये स्टार्ट कोडॉन यानी प्रारंभक कूट के रूप में कार्य करेगा, और ये मैथ्योनिन अमीनो एसिड्स का कूट लेखन करता है। मैथ्योनिन, हाँ, AUG किसका कूट लेखन करता है या कोडिंग करता है? मैथ्योनिन का, और ये स्टार्ट कोडॉन के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। म्यूटेशन लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा है जेनेटिक्स या आनुवंशिकी, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में चैप्टर आता है और ये इसी में भी टॉपिक दिया हुआ है। हमने दोनों को एक साथ ही पढ़ा है इस चैप्टर में। तो देखिए म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन की खोजकर्ता कौन थे? ह्यूगो डी व्रीज, जिन्होंने डीएनए या एमआरएनए के अनुक्रम न्यूक्लियोटाइड में होने वाला परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। यानी कि डीएनए और एमआरएनए के सीक्वेंस में जो भी कुछ न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन है वो अचानक होते हैं और वो कहीं से भी हो सकते हैं, यानी कि सीक्वेंस में कहीं से भी हो सकते हैं। मोस्टली जो उत्परिवर्तन होते हैं वो हानिकारक होता है, इसलिए यह अप्रभावी होता है। हाँ, उत्परिवर्तन होना ज़्यादा भी अच्छा नहीं। हाँ, विकास के लिए थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन मोस्टली है वो उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं। और उत्परिवर्तन का उपचार, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? केवल गामा किरणों से। कैसे कर सकते हैं? गामा किरणों से। उत्परिवर्तन है वो दो प्रकार का होता है। बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होगा? केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड है वो हटेगा या चेंज होगा। जैसे कि एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जो कि हमने पिछली चैप्टर में पढ़ा है। वहां पर क्या होता था? GAG का GUG, ठीक है, तो ग्लूटामिन के बजाय वैलिन हो जाता था और पूरा का पूरा चेंज RBC थी वो हास्याकार हो जाती थी बाइकॉनकेव से। तो द्विअवतल RBC जो गोल होती है वो हास्याकार बन जाती थी। नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इसमें क्या होगा कि दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड है वो हट जाएंगे या जुड़ जाएंगे, या तो हटेंगे या एक्स्ट्रा आ जाएंगे। और इसमें दो या दो से अधिक आने के कारण पूरी की पूरी फ्रेम ही क्या हो जाती है? चेंज। इसलिए इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। और इसका एग्जाम्पल है थैलेसीमिया डिजीज या थैलेसीमिया रोग।